महेश शहर से पहली बार अपने गांव में अपने पुश्तैनी घर और जायदाद में कुछ दिन बिताने के लिए आया था। जब महेश को गांव की पुरानी हवेली के बारे में पता चला तो उसने अमन को उसके राज के बारे में पूछा। महेश के ज़्यादा जिद करने की वजह से अमन उसे हवेली के पास लेके आया और उसकी कहानी बताई। राजकुमारी वैशाली अमोद और विनोद के भाव से आज राजमहल से निकलकर नगर का भ्रमण करने निकली थी। भ्रमण करते करते वो नगर के बाहर साधु की कुटिया तक जा पहुंची। वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजकुमारी और उसकी सहेलियों को एक मजाक सूझा और वो मिलकर उस सिद्ध पुरुष के साथ असली हरकतें करने लगे, जिससे उनकी साधना भंग हो गई। ये देखकर साधु को बहुत तेज क्रोध आया और उन्होंने अपने पास रखे कमंडल से पवित्र जल लिया और मंत्र पढ़ के राजकुमारी को शाप दे दिया। तुझे कम उम्र में ही ज्यादा उत्तेजना हो रही है ना, यही तेरे दुख का कारण बनेगा। तेरा जिससे विवाह होगा वो तेरे साथ संबंध बनाने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजकुमारी वैशाली ने जैसे ही सिद्ध पुरुष के मुंह से शाप सुना वो उन ऋषि के चरणों में गिर गई और शाप वापस लेने के लिए भीख मांगने लगी। हे सिद्ध पुरुष, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हो। मेरा विश्वास करो, मेरे को नादान समझकर माफ कर दो, मुझ पे दया करो। कृपया ये अपना शाप वापस ले लो। बहुत देर तक रोने और विनती करने रहने से साधु का दिल पे सिर गया। साधु ने कहा, हे कन्या, अब ये शाप मैं वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर शाप दिया है। बस इतना हो सकता है कि अगर कोई पुरुष तुम्हारी कामोत्तेजना को संतुष्ट कर देगा तो तुम शाप मुक्त हो जाओगी। तब तक तुम्हें यह शाप लेना पड़ेगा और तुम्हें शापित रहना पड़ेगा। फिर राजकुमारी दुखी मन से अपने महल में आ गई और कुछ सालों बाद उसकी एक राजकुमार से शादी कर दी गई। लेकिन राजकुमारी को शाप होने की वजह से उसका पति उसके साथ संबंध बनाने से पहले ही अकारण मौत का शिकार हो गया। यह पूरी कहानी सुनने के बाद महेश ने अमन से पूछा, अमन एक बात बताओ, तो क्या वो यक्षिणी अभी भी उस शख्स के इंतजार में है जो उसे तृप्त करके उस भयानक शाप से मुक्ति दिला देगा? अमन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ साहब, सुना तो ऐसा ही है। गांव का कोई भी इंसान इस हवेली के अंदर तक जाने से डरता है। महेश ने फिर से उत्तेजना से पूछा, अरे अमन भाई, किसी भी गांव वाले या किसी बाहर के बंदे ने उस यक्षिणी को संतुष्ट करने की कोशिश भी की है या नहीं की? हाँ शहरी बाबू, बहुत ने की है, लेकिन सबको अपनी जान देनी पड़ी। अगर यक्षिणी संतुष्ट ना हो तो गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अमन की बात सुनकर महेश की रूह कांप गई और वो दोनों बाहर चले गए। महेश रात को अकेला अपने रूम में सोने चला गया तो उसे एक सपना आया। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी उसे गले लगाकर प्यार कर रही है और महेश भी उसे प्यार करने लगा। महेश कुछ भी उसके बारे में जान पाता कि तभी उसकी आंखें खुल गईं। अब महेश को उस मनमोहक रूप वाली राजकुमारी से प्यार हो गया और वो उसे पाना चाहता था। महेश को पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी महेश ने अपने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन महेश मन ही मन काफी ज्यादा उदास था। भले ही उसे वो राजकुमारी सपने में मिली थी, लेकिन उसकी सुंदरता और हुस्न का जादू महेश के दिल और दिमाग दोनों पर छा गया था। महेश उदास होकर सोचने लगा था कि एक सपना था, अब वो राजकुमारी अब नहीं मिल पाएगी। खाना पीना करके महेश आज फिर से उस राजकुमारी के बारे में सोचते सोचते सो गया, मानो ऊपर वाले ने उसकी मुराद सुन ली हो।
राजकुमारी आज फिर उसके सपने में वही सुंदर और मोहिनी स्वरूप में आई और उसके साथ प्रेम संबंध बनाने लगी। जब महेश ने उसका नाम और पता पूछा तो उसने अपना नाम वैशाली बताया। वैशाली नाम सुनते ही महेश की नींद खुल गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा और उसने कमरे की लाइट जलाई और फिर टेबल पर रखा पानी पिया। वो अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और सपने के बारे में सोचने लगा। सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि वैशाली तो वही राजकुमारी है जो हवेली में यक्षिणी बनकर रह रही थी। वो इतनी सुंदर और आकर्षक है, इतनी कामुक है। जो राजकुमारी मेरे सपने भर में आकर मुझे इतना सुख प्रदान कर सकती है, वो वास्तव में मुझे कितना सुख देगी। महेश का प्यार भयभीत कर देने वाली कहानियों से कहीं ज्यादा था, लेकिन महेश अभी मजबूर था। वो कुछ कर नहीं सकता था। काफी देर खड़े रहने के बाद महेश फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। जैसे ही आंख लगती है उसे फिर से राजकुमारी वैशाली आकर प्यार करने लगती है। धीरे धीरे राजकुमारी वैशाली महेश के मन में छाने लगी थी। अब महेश उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। जब वैशाली आधा अधूरा प्यार करके छोड़ के जाने लगी तो महेश ने उसे जाने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि प्यार की हद तक जाने के लिए तुम्हें मेरे महल में आना पड़ेगा। महेश ने जब उसके महल का पता पूछा तो उसने गांव की पुरानी हवेली का रास्ता बताया। अगले दिन जब महेश की आंख खुली तो उसे अपने आसपास वैशाली नजर नहीं आई। अब वो वैशाली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पुरानी हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया और बिना किसी को कुछ बताए वैशाली से मिलने हवेली की ओर चल पड़ा। जब वो हवेली के नज़दीक पहुंचा तो उसे वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी। उसका हुलिया बिल्कुल सपने में दिखने वाली राजकुमारी जैसा था। वो हूबहू वैशाली ऐसी दिख रही थी। उसने एक बार महेश की ओर पलट के देखा और बिना कुछ कहे हवेली के अंदर जाने लगी। महेश भी उसके पीछे उसे आवाज देता हुआ हवेली में प्रवेश कर जाता है। दरवाजे से जब महेश अंदर जा रहा था तो उसे वहां बहुत सारी हड्डियों के ढांचे और बहुत सारे कंकाल नजर आए, जिनके सर वहां पर पड़े हुए थे। उसे अभी भी अपनी जान की परवाह से ज्यादा राजकुमारी के लिए चाहत थी। वो उसके जिस्म से आती खुशबू से ऐसा बन चुका था कि चाह कर भी वापस नहीं जा सकता था। चलते चलते अब वो एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा। वो कमरा बहुत ही सुंदर और काफी ज्यादा आकर्षक तरीके से सजा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनकी सुहाग रात हो। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सब कुछ पहले से किया गया है। यक्षिणी ने देर न करते हुए अपना घूंघट उठाते हुए कहा, जल्दी करो, मुझसे इंतजार नहीं होता। और यक्षिणी ने महेश को गले लगा लिया। दोनों प्रेम प्रसंग में डूबने लगे। रति क्रिया संपन्न होने के बाद महेश ने देखा कि उसकी बाहों में वो खूबसूरत हसीन बदन वाली राजकुमारी नहीं, बल्कि एक खौल बदसूरत सी लड़की है और उसके चेहरे पर संतोष के भाव हैं। वो महेश के चेहरे की ओर खुशी खुशी देख रही थी, मानो वो उसे लाख लाख धन्यवाद कहना चाह रही हो। अब महेश ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम अब शाप मुक्त हो चुकी हो? हाँ में सर हिलाते हुए वैशाली ने महेश को गले से लगाकर धन्यवाद कहा और कहा, धन्यवाद महेश, तुमने मुझे 500 वर्षों से मिले शाप से मुक्त करा दिया है। और फिर महेश ने कहा, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? महेश के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है।
मंगलपुर गांव की गलियों में सूरज डूबने से पहले ही सन्नाटा पसर जाता है। घरों के दरवाजों में अंदर से कुंडियां लग जाती हैं। गांव के लोग उगता हुआ सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन डूबता सूरज देखने का मतलब उनके लिए मौत को गले लगाने के बराबर होता है। करण को लग रहा था कि आज उसने खुद मौत को गले लगा लिया है। सूरज ढलने वाला था और वो अभी भी अपनी पत्नी रजनी के साथ मंगलपुर की सुनसान गलियों में भटक रहा था और पैदल चल रहा था। वो जल्दी जल्दी चलते चलते कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, जिससे उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। करण ने पीछे मुड़कर देखा तो रजनी अभी भी उतनी फुर्ती से नहीं चल रही थी। करण ने गुस्से में कहा, अरे मेरी जान की दुश्मन, जल्दी से अपने कदम बढ़ा ले। लगता है आज तो यक्षिणी मेरा शिकार करके रहेगी। रजनी ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और कहा, अरे तुम भी हद करते हो। मैंने थोड़ी ना इतना राशन खरीदने के लिए कहा था। मेरा कौन सा बच्चा बैठा है जो रो रहा है। ये सब तो तुम्हारे कुनबे के लिए है जो हम सर पे ढोकर आ रहे हैं। रजनी की तीखी जुबान सुनकर पहले से ही गुस्से में चल रहा करण उस पर अपना हाथ उठा दिया। अरे करम जली, एक तो तू वैसे ही बांझ है, ऊपर से घर वालों की सेवा नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। गांव की किसी भी स्त्री पर अत्याचार हो और यक्षिणी ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। यक्षिणी करण के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अपने सामने यक्षिणी को देखकर करण के होश ही उड़ गए। उसे अब अपने प्राणों की चिंता होने लगी। वो हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। यक्षिणी ने डरावनी आवाज में कहा, अगर तेरी पत्नी मां नहीं बन सकती तो इसमें उसका क्या दोष है। तू इसे प्रताड़ित करता है। तेरे परिवार वाले उससे गधों की तरह काम कराते हैं और 2 साल बाद उसके साथ भी वही करेंगे जब 10 साल पहले एक निर्दोष निर्बल अबला के साथ तुम गांव वालों ने किया था। याद करो उसे, तुमने कितनी दर्दनाक मौत दी थी। वो अपने ऊपर जुल्म ना करने की भीख मांगती रही और तुम उस पर पत्थर बरसाते रहे। करण यक्षिणी के पैरों में गिर गया और अपने किए पर शर्मिंदा होकर उससे माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे इंसाफ दिलाएगा। याद रखना, पूरा गांव इसका खामियाजा भुगतेगा। यक्षिणी ने करण को उसकी गर्दन से पकड़कर आसमान में उछाल दिया। यक्षिणी जोर जोर से हंस रही थी। करण के मुंह से जोर की चीख निकल रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग घरों के अंदर उस चीख को सुन सकते थे। ये चीख लोगों के अंदर डर और भय को बढ़ा रही थी। लोग समझ गए थे कि आज फिर कोई यक्षिणी का शिकार बन चुका है। करण आसमान से उल्टे सर के बल जमीन पर आ गिरा। उसकी गर्दन टूट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। रजनी रात भर वहीं अपने पति के पास बेहोश होकर पड़ी हुई थी। सुबह लोगों ने देखा तो गांव के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। यक्षिणी का एक और शिकार देखकर लोगों के अंदर भय पैदा हो गया था। संयोग बस एक दिन का था। उस गांव से एक सिद्ध पुरुष गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते भर की थकान से गला सूख रहा था, तो आज रात इसी गांव में गुजरने का सोचा। उन्होंने गांव के अंदर जाकर देखा तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। साधु आश्चर्य में पड़ गए। साधु ने कहा, विचित्र गांव है, अभी तो सूरज भी नहीं ढला और गांव के सभी लोग दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। क्या एक रात ठहरने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर साधु ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से डरते हुए आवाज आई, जी जी, जी कौन?
कौन है दरवाजे पर?" साधु ने कहा, मैं एक साधु हूं, दरवाजा खोलो, मुझे पीने का पानी चाहिए।" मंगला ने फिर से पूछा, क्या क्या वाकई में बाबा हैं?" "अरे डरो नहीं बेटा, मैं एक सिद्धि प्राप्त साधक हूं।" मंगला दरवाजा खोली और साधु को पीने के लिए पानी दिया। साधु ने कहा, "यह गांव बड़ा अजीब है बेटा, इतना सन्नाटा और सभी लोग शाम होने से पहले ही घरों के अंदर बंद हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया।" मंगला ने साधु को अंदर आने को कहा। फिर साधु को उसने यक्षिणी के बारे में बताया। "बाबा, सूरज ढलने के बाद यक्षिणी गांव की गलियों में घूमती है। घर से बाहर अगर कोई मर्द मिला तो उसे उठा के ले जाती है और दर्दनाक मौत देती है।" साधु ने गांव को यक्षिणी के प्रकोप से मुक्त कराने का वादा करा और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र उच्चारण करने लगे। यक्षिणी अपना शिकार बनाने के लिए साधु तक पहुंच गई, लेकिन साधु ने अपनी सिद्धि प्राप्त शक्तियों से यक्षिणी को अपने मंत्र जाल में बांध लिया था। "क्यों इस गांव के निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती है? हे सिद्ध पुरुष, तुम मेरी लड़ाई के बीच में ना पड़ो तो गांव वालों के लिए अच्छा होगा। हे यक्षिणी, मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म करना चाहता हूं।" यक्षिणी ने बताया, "मेरी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मैं इन्हें दंड जरूर दूंगी।" साधु ने बोला, "आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा? हाँ, क्यों गांव वालों की जान के पीछे पड़ी है?" साधु के पूछने पर यक्षिणी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया और गांव के कुकर्मों के बारे में बताया। यक्षिणी ने बताया, "मैं ही नहीं, इस गांव में कोई भी स्त्री अगर किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती तो इस गांव के लोग उसके साथ बर्बरता के साथ दानवों जैसा व्यवहार करते हैं। उस स्त्री को ये अपने समाज और कुल के लिए अशुभ और अमंगलकारी मानकर उसे दंड देते हैं। गांव की परंपरा बताकर एक अबला नारी को बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर उसमें आग लगा दी जाती है और उसका अधजला शरीर गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। ये कहाँ का दंड विधान है? एक निर्दोष और निर्बल के साथ कहाँ ऐसा होता है, मुझे बताइए।" यक्षिणी की कहानी सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। "तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हारे साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया, लेकिन कब तक दंड देती रहोगी? अब तुम इन्हें माफ कर दो, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की विधि कराऊंगा।" यक्षिणी को साधु की बात समझ आ गई। वो इस गांव को अपने साए से मुक्त करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन एक शर्त पर। साधु ने बोला, "कैसी शर्त?" "मैं चाहती हूं कि गांव में किसी भी स्त्री के साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो और मुझे इसका वादा चाहिए।" गांव के मुखिया ने आगे आकर हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और भविष्य में समाज की सभी स्त्रियों को उनके हिस्से का सम्मान देने का वादा करा। ये देखकर यक्षिणी को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उस सूखे कुएं से यक्षिणी के अवशेषों को निकालकर विधि पूर्वक नदी में प्रवाहित किया गया। सुना है उसके बाद गांव में फिर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कि यक्षिणी का जिक्र हो। शायद यक्षिणी को मुक्ति मिल गई थी। एक बुरी कुप्रथा के चलते गांव के सैकड़ों निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी। हर इंसान को जीने का अधिकार है, उसे उसके अधिकार से वंचित ना करें। सावधान रहें, अंधविश्वास को अपने अंदर ना पनपने दें। और हाँ, मेरी कहानी किसी भी अंधविश्वास के इर्द गिर्द भी नहीं है, ठीक है? जो भी बोलता हूँ ना, जो भी कहानी सुनाता हूँ, वो कहीं ना कहीं से फैक्ट के तौर पे ली गई होती है और शायद ये ऐसी कहानी आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। आज कई सालों बाद फिर से बिलासपुर पुलिस स्टेशन का ताला खुला था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग अफरा तफरी करने लगे। लोग एक एक करके पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लगे थे।
कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, क्या सरकार सच में पागल हो गई है? फिर से फिर से इस पुलिस वाले को यहाँ अकेला मरने के लिए यहाँ भेज दिया। अरे नहीं भाई, ये कोई बहादुर इंस्पेक्टर दिखता है। देखो ना कितना हट्टा कट्टा है। कुछ लोग इधर उधर से झांक कर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो जान का दुश्मन बनकर बिलासपुर गांव में लोगों की रक्षा करने आया है। दरअसल बिलासपुर गांव में चारों ओर डाकुओं का बोलबाला था। वहां पर कोई भी पुलिस वाला ज्यादा तक नहीं टिक सकता था। या तो वो चोर डाकुओं के हाथों मारा जाता या फिर रात को काली शक्तियों का शिकार हो जाता। इन काली शक्तियों के पीछे कहा जाता है कि बहुत पहले उस गांव की एक जवान और खूबसूरत लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। फिर उस लड़की की आत्मा भटकने लगी और अपना बदला लेने के लिए उस गांव में आने वाले सभी पुलिस वालों की हत्या करके उनके खून से नहाती। इंस्पेक्टर राहुल, जो कि इस थाने में नए नए आए थे, उन्होंने जब थाने के आगे भीड़ जमा देखी तो उन्होंने कुछ लोगों को इशारा करा और कहा, ए तुम, हाँ अंदर आओ। मैं करके कुछ लोग तो पीछे हट गए और कुछ भागने लगे, लेकिन फिर रमेश चाचा बिना डरे अंदर आने लगे और फिर उनके साथ कुछ 2-4 लोग और पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा टेबल पर रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग पुलिस वालों को देखकर जमा क्यों हो गए? क्या पुलिस पहले कभी नहीं देखी तुम लोगों ने? रमेश चाचा ने पूरे थाने में अंदर और बाहर देखा। नहीं साहब, देखी है पुलिस, लेकिन क्या लेकिन? रमेश चाचा ने बताया, साहब इस गांव में पुलिस नहीं आती, इसलिए। आप पूरे 5 साल बाद देखे उस पुलिस थाने में, वो भी अकेले। शायद सरकार को आपकी चिंता नहीं है। इंस्पेक्टर ने कारण पूछा तो रमेश चाचा ने बताया, साहब करीब 5 साल पहले की बात है। इस पुलिस स्टेशन में नए इंचार्ज आए थे, इंस्पेक्टर बहादुर सिंह। उन्होंने इस गांव में अपने कार्यालय के 20 दिन भी पूरे नहीं किए थे। आधे से ज्यादा गांव वाले तो उन्हें जान भी नहीं पाए थे। एक दिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि उनके शरीर से उनका कलेजा निकला हुआ था और वो बरगद के पेड़ से उल्टे लटके हुए थे और पीछे दीवार पर उसी खून से लिखा हुआ था, हर एक पुलिस वाले के साथ यही सलूक किया जाएगा। साहब ऐसी खौफनाक मौत देखकर कोई भी पुलिस वाला इस गांव में नहीं आता। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है कि ये सब करता कौन है? तो उसने उन्हें बताया, साहब आज तक तो नहीं पता चला कि किसने उसकी हत्या की, उस लड़की की आत्मा ने या फिर गुंडों ने। इंस्पेक्टर ने पूछा, लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। गांव वाले हंसे और बोले, अरे साहब आप तो यहाँ पहली बार आए हो, आपको कैसे पता? रमेश ने बताया, साहब सुना है उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। राहुल ने पूछा, अच्छा किसी ने उस लड़की की लाश या फिर उसके घर वालों से कोई मिला है? इस बात पर सब शांत रह गए। रमेश ने कहा, नहीं साहब हमें नहीं पता। गांव वाले पुलिस थाने से बाहर आकर फुसफुसाने लगे। मंगल ने रमेश चाचा से पूछा, चाचा कुछ अजीब सा ही लग रहा था। और तो और इंस्पेक्टर का हुलिया भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका चेहरा भी कितना डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से बदबू भी आ रही थी। रमेश ने कहा, हाँ उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि वो इंस्पेक्टर अकेला है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रात के अंधेरे में जग्गा और उसके साथी मिलकर थाने में उस इंस्पेक्टर को मारने के लिए जाते हैं। जग्गा ने कहा, हे सभी मिलकर थाने को चारों तरफ से घेर लो, मैं और महेश दोनों अंदर जाकर उसका काम तमाम कर देंगे।
ठीक है सरदार, तब तक हम बरगद पर रस्सी डालकर तैयारी कर लेते हैं। जग्गा के इशारा करते ही महेश और जग्गा दोनों दीवार कूदकर अंदर पहुंच गए, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। जग्गा ने महेश की ओर घूरकर देखा। नहीं नहीं सरदार, खबर तो पक्की थी, लेकिन साला इंस्पेक्टर गया कहाँ? महेश ने डरते हुए पूछा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके सर पर लटकती हुई लाइट हिल रही थी। सरदार, सरदार वो देखो, कुर्सी कुर्सी हिल रही है। महेश अपने सरदार जग्गू के पीछे छिपते हुए बोला। जग्गू ने डरती आवाज में कहा, अबे ये इंस्पेक्टर है या कोई भूत है? अब तो अब तो हम भाग भी नहीं सकते, दरवाजा लॉक हो गया है। तभी कमरे की लाइट लगातार जलने बुझने लगी। ऐसा होता देखकर जग्गू और उसके साथी की डर की वजह से हालत खराब हो गई थी। अरे अरे कोई तो हमें बचाओ, हम अंदर फंस गए हैं। जग्गू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें पूरे माहौल में गूंजने लगी। आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि महेश और जग्गू के प्राण ही निकल गए। अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे बहुत भीड़ जमा थी। जग्गा और महेश दोनों उल्टे लटके हुए थे और सामने दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर 13। सभी लोग हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे और इंस्पेक्टर राहुल शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। रमेश चाचा इंस्पेक्टर के पास आए और बोले, साहब साहब हमने तो पहले ही कहा था, आपके पास अभी भी वक्त है, आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। इंस्पेक्टर के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जग्गा के बाकी साथियों को जब यह पता चला तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सब ने मिलकर मीटिंग करी। कल्लू ने चिंतित होते हुए पूछा, उसके साथ उसके साथ कितने पुलिस वाले हैं? सामू ने बताया, सरदार वो केवल अकेला है। कल्लू ने फिर पूछा, फिर कैसे अकेला इतनों को मार सकता है? सामू ने कहा, सरदार कहीं उस बुरी आत्मा ने तो ये नहीं कर दिया? सरदार हंसने लगा और बोला, ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं, ये तो पुलिस वालों और गांव वालों को डराने के लिए हमारे द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, ताकि लोगों का ध्यान हम पर कभी ना जाए। अब लगभग हर रोज सुबह गांव वालों को एक दो डाकू और क्रिमिनल्स उस बरगद के पेड़ पर उल्टे लटके हुए मिलते थे। एरिया के लगभग सभी नामी गुंडे और डाकू बरगद के पेड़ से लटकाए जा चुके थे। अब ये खबरें अखबार में छपने लगी थी। लोगों के मन में प्रश्न आने लगे थे, इन वारदातों को अंजाम दे कौन रहा है? अब बात प्रशासन तक पहुंच गई थी। लोग इंस्पेक्टर राहुल का नाम भी उछाल रहे थे। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया कि इंस्पेक्टर राहुल है कौन, तो पता चला कि इंस्पेक्टर राहुल की तो 10 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब गांव वाले समझ चुके थे कि ये इंस्पेक्टर राहुल नहीं बल्कि एक भूत है, लेकिन एक सच्चा देशभक्त। उन्होंने बिलासपुर के क्राइम को जड़ से उखाड़ के रख दिया। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टर राहुल की मरने के 10 सालों बाद उन्हें और उनके कामों के लिए पूरी तरह से सम्मानित किया गया और उन्हें और गांव वालों ने उनका एक स्टैचू बरगद के पेड़ के पास बनाया, जिसे देखकर आज भी गांव वाले सल्यूट करते हैं।
आज वहां पर कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी, जिस कारण आगे का रास्ता उसे पैदल ही तय करना था। सिद्धपुरा से उसके गांव को जाने के लिए दो रास्ते थे। एक तो लंबा रास्ता था, जिस पर गांव के लोग बैलगाड़ी और साइकिल के रास्ते से हरिपुर जाया करते थे, और दूसरा रास्ता था खेतों के बीच से निकली कच्ची सड़कों का रास्ता, जिस पर लोग पैदल और साइकिल दोनों से जाया करते थे। यह रास्ता थोड़ा ज्यादा कच्चा था, इसलिए लोग इसे पैदल ही जाया करते थे। इस खेतों वाले रास्ते पर पैदल चलने से गांव तो जल्दी पहुंचा जा सकता था, मगर गांव वाले इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल कम ही करते थे, क्योंकि उस रास्ते को लेकर काफी ज्यादा भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित थीं, जिस कारण लोग ज्यादा जरूरी होने पर ही, और वो भी दिन में ही, उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। या जब लोग ग्रुप में होते थे तो उस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते थे। शाम के बाद लोग उस रास्ते में जाने में कतराते थे। उस रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक कच्चा पुल बना हुआ था। जब नदी का जल कम होता था तो लोग पैदल ही उस नदी को पार कर लेते थे। कुछ अकेले गए लोगों के साथ उस नदी पर डूबने की कई घटनाएं हो चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई भूतिया शक्ति है, जो वहां से अकेले गुजरने वाले व्यक्ति को नदी में उल्टा गाड़ देती है। इस तरह की अफवाहों के कारण वो रास्ता कम ही इस्तेमाल होता था। रमेश पिछले 6-7 साल से शहर में पढ़ रहा था, तो गांव के लोगों के साथ उसका उठना बैठना कम था। इसीलिए इस तरह की गांव की अफवाहों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। वैसे भी वो शहर में पढ़ रहा था, तो ऐसी अफवाहों को वो ज्यादातर गांव की मनगढ़ंत कहानियां ही मानता था, और भूत प्रेत जैसी बातों पर वो ज्यादा यकीन नहीं करता था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क वाले रास्ते पर कोई बैलगाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। उसने उम्मीद में इधर उधर नजर दौड़ाई कि कोई साथ वाला मिल जाए तो उसके साथ वो गांव चला जाएगा, मगर बस स्टैंड पर उतरी सवारियां अपने अपने रास्ते पर चली गई थीं। हरिपुर जाने वाला वो अकेला व्यक्ति था। अकेले रात के अंधेरे में जाने को उसको भी झिझक हो रही थी, मगर समय और सिचुएशन को देखते हुए उसने मन ही मन इस खेत वाले कच्चे रास्ते से गांव जाने का निर्णय बना लिया। उसने अपने हाथ में रखी टॉर्च जलाई और कच्चे रास्ते से खेतों की ओर मुड़ गया। बस स्टैंड से करीब 300 मीटर चलने के बाद वहां पर खेत शुरू हो गए थे। शुरू में थोड़ी छोटी मोटी मेड़ थी, फिर आगे जाकर रास्ता चौड़ा हो गया था। दोनों साइड खेत बने हुए थे, जिनके बीच उसने चलना शुरू कर दिया था। दोनों साइड फसल लहरा रही थी, तो घने खेतों में अंधेरी रात में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस पर घना कोहरा वातावरण को और भयानक बना रहा था। उन खेतों में छुपा हुआ कोई जानवर अचानक से हमला कर दे तो पता भी न चले। उसको काफी डर लग रहा था, मगर वो हिम्मत करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में बीच बीच में मट्टी थोड़ी गीली थी। रास्ता समातल नहीं था, इसलिए उसको तेज कदमों से चलने में दिक्कत आ रही थी।
के स्वर में बोला। अरे भैया, मैं भी हरिपुरी जा रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं तो रास्ता कट जाएगा। रमेश को भी काफी अच्छा लगा कि चलो, एक से भले दो। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। रमेश को उसके चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर उसको लगा कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, पैरों में कोई तकलीफ होगी, इसलिए ऐसे ही अजीब चाल में चल रहा है। रमेश ने पूछा, बाबा, आपको गांव में कहीं देखा नहीं है मैंने वैसे। अधेड़ ने बोला, तुम गांव में कहाँ रहते हो?" तो रमेश ने अपना पता बता दिया। उसकी बात सुनकर वह अधेड़ मिमियाता हुआ बोला, मैं तो कुएं के पीछे वाली बस्ती में रहता हूँ, ज्यादातर घर के अंदर रहता हूँ, तो तुमने शायद मुझे देखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलते चलते अपना पूरा परिचय दे दो, ताकि रास्ता भी कट जाएगा और नदी आते आते जान पहचान भी हो जाएगी। उसकी इस बात का मतलब रमेश समझा नहीं, वो यूं क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ साथ चलता रहा। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब तरह से लंबी होती जा रही थी। रमेश को लगा कि रोशनी के बार बार हिलने से शायद ऐसा हो रहा होगा। रमेश ने फिर हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपकी ये चाल अजीब सी क्यों है? क्या ये जन्म से ही ऐसी है या बाद में हो गई थी? उसका ये सवाल सुनकर अधेड़ थोड़ा खिसखिसाता हुआ बोला, काहे का जन्म से तो ये बस ऐसे ही हो गई है। रमेश ने उसकी इस बात को भी सच मानकर आगे की बात पूछना ठीक नहीं समझा। रमेश महसूस कर रहा था कि उसे उस अधेड़ से बातें करने में बड़ा आनंद आ रहा था। रमेश को लग रहा था कि वो खुद पर अपना काबू खोता जा रहा है। उसे लग रहा था कि ये रास्ता बस चलता रहे। रमेश उसे अपने घर की बातें बताने लगा और बोला कि उसके घर में बहन की शादी है और दावत है, तो आपको भी आना पड़ेगा। उसके जवाब में अधेड़ बोला, तुम हमें दावत नहीं खिला पाओगे बेटा। रमेश ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने जवाब दिया, तुम खिलाओगे पूरी मिठाई, हमारी भूख तो इन सब से ना मिटे है, ये सब हमें ना पचेगा। उसका बात सुनकर रमेश ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, जो पच जाए वो खा लेना। उसकी बात सुनकर अधेड़ बोला, कोशिश तो पूरी करेंगे। तो फिर आप आओगे ना दावत में? अधेड़ ने मियाते हुए जवाब दिया, नती आ जाने दे, फिर पता चलेगा दावत में आऊंगा या नहीं। रमेश के समझ नहीं आया, तो उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अधेड़ ने जवाब दिया, नदी पार करके गांव पहुंच पाऊंगा तभी तो दावत जाऊंगा। अरे लड़के, नदी तो आने दे, तेरी हर बात का जवाब दे दूंगा। उसकी अजीब बातें रमेश के सिर के ऊपर से निकल रही थीं, मगर उस अधेड़ का ऐसा असर था कि वो उसके साथ बेसुध होकर चला जा रहा था। जैसे जैसे वह नदी के नजदीक आता जा रहा था,
रमेश ने हाँ में सर हिला दिया तो उस अधेड़ ने उसका हाथ छोड़ दिया। बाग में बैठे बूढ़े ने रमेश को फिर आवाज लगाई, अरे आ जाओ बेटा, थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लो। रमेश का दिमाग नहीं चल रहा था कि बाग में जाना चाहिए या नहीं। रमेश को असमंजस में देखकर वो अधेड़ एकदम से रमेश से नाक से सुर में बोला, बेटा वहां मत जाना, वहां मत जाना, वो कोई छलिया है। कौन छलिया? वो क्या होता है? रमेश ने नासमझ बन के कहा, क्योंकि सच तो यह था कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अधेड़ ने कहा, इस रास्ते पर अक्सर कुछ इंसान जैसे दिखने वाले भूत रास्ते पर रुक जाते हैं और राहगीरों को परेशान करते हैं। इसलिए इस रात के समय इस बूढ़े के पास रुकना सही समझदारी नहीं है। मुझे वैसे भी दिखने में छलिया यानी कि छलावा लग रहा है। वैसे भी अब क्यों अनजान जगह रुकना, गांव तो नजदीक है। रमेश ने उसकी बात पर हामी भर दी और आगे उस बूढ़े की बात को अनसुना करके चलने लगा। दोनों को आगे जाते देख उस बूढ़े ने अपनी जगह से उठकर उन्हें आवाज लगाते हुए उन दोनों के पास आने लगा। रमेश बहुत ज्यादा असमंजस में था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जिसके साथ वो आधा रास्ता तय करके आया है वो सही कह रहा है, या जो बूढ़ा उसको आवाज दे रहा है वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ही गलत हों, कहीं दोनों ही छलावे हुए तो आज उसका मरना तय है। उसकी हालत इधर कुआं और उधर खाई थी। अधेड़ उसके साथ आधे रास्ते तक आया था और उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर उसकी नाक के स्वर से बोलने का तरीका, उसकी अजीब सी चाल रमेश के मन में संदेह पैदा कर रही थी। रमेश ने इस व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं था। रमेश इधर सोच विचार कर रहा था कि तभी वो अधेड़ उसको जल्दी चलने की जिद कर रहा था। तभी वो बूढ़ा लंबे लंबे पग भरता हुआ उन दोनों के थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा भी गांव के कपड़ों में था। बूढ़े ने आते ही अधेड़ से कहा, रमेश उस बूढ़े के साथ आग के पास उकड़ू होकर, आग पर हाथ तापते हुए चौकन्ना होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। बूढ़े ने उस अधेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत सर्दी हो रही है, आजा आग पर हाथ ताप ले। अधेड़ ने नाक के स्वर में कहा,
हमें नहीं था अपने हाथ। मुझे और मेरे बहुआ को घर जाने दो। वैसे भी बहुत देर से चल रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब की बार बूढ़े ने आखिरी पासा फेंका। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उठकर उस अधेड़ को मारने लगा। मतलब ऐसा दिखावा किया मारने का, और चिल्लाते हुए बोला, ये मिमियाना बंद कर चलिए, वरना अभी इस आग में फेंक दूंगा। बूढ़े का ये रूप देखकर वो अधेड़ वहां से अजीब सी चीख निकालता हुआ भाग रहा था और अंधेरे में गायब हो गया। इधर रमेश की जान में जान आ गई। उसने उस बूढ़े को धन्यवाद कहा। रमेश ने कहा, मगर आपने मेरे कान में मेरा घर पर पुकारने का नाम लिया। मेरे घर का नाम आपको कैसे मालूम बाबा? तो उस बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के बड़े समृद्ध और भले इंसान हैं। तुम तो बाहर पढ़ाई करते हो, इसलिए तुमने तो मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं पहले तुम्हारे घर काम करता था। कल तुम सुबह जब अपनी बहन की शादी का न्योता देने घर से निकल कर जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। मैं मालकिन से पूछने गया था कि शादी या कोई काम हो तो मुझे बता देना, और जब मैंने थोड़ी सी बातें करी तो मुझे पता चला कि तुम शादी का न्योता देने जा रहे हो। रमेश ने बूढ़े का चेहरा टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा तो उसको बूढ़े का चेहरा याद आ गया। अरे, आप आप कहीं राजू काका तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना आपने छोटे बाबू। आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, पहचान में भी नहीं आए। रमेश की बात सुनकर बाबा मुस्कुरा गए। उस वक्त रमेश की कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी जगह कोई अपना मिल गया हो। उसने अगला सवाल दागा कि आपको कैसे पता चला कि ये छलिया है? तो बाबा ने बताया कि बेटा, यहाँ के सभी लोग छलिए के बारे में जानते हैं, इसलिए रात में कोई इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी बात, मैं तो अक्सर इसी बगीचे पे काम करता रहता हूँ, तो मुझे आदत हो गई इन सब की। मैं तो इनकी अजीब चाल से वाकिफ हो गया था और पहले इनको पहचान गया था। और जो बचा कुचा शक था वो उसके बोलने के तरीके से मैं समझ गया था। ये जो छलिए होते हैं वो ये नाक के स्वर में बोलते हैं, मतलब नाक से बातें करते हैं। इनको कोई अकेला व्यक्ति मिल जाए तो उसके भ्रमित करके आगे गांव जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसमें डुबोकर मार देते हैं। किसी किसी को तो सर के बल गाड़ देते हैं, मतलब इंसान का सर नदी के पानी का जमीन के अंदर और पैर बाहर। उस बूढ़े की बात सुनकर रमेश सिहर गया। अगर काका सही वक्त पर ना मिलते तो उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता था। तो काका, आपको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? तो बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, ये छलिए जितने खतरनाक होते हैं ना, उतने डरपोक भी होते हैं। ये इंसान पर सीधे अटैक नहीं करते, ये पहले छल से उसे भ्रम करते हैं, मतलब डराते हैं और भ्रमित कर देते हैं, और किसी तरह अपने क्षेत्र में ले जाते हैं जहां पर इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, और फिर उसे वहां ले जाकर मार देते हैं। और यही ये करने वाला था। और एक बात, ये आग के पास आने से बहुत डरते हैं, इसलिए वो आग के पास आने से डर रहा था और बीड़ी के नाम पर नाराज हो गया था। रमेश उनकी बात सुनकर सोचने लग गया, फिर सोचते हुए बोला, तो क्या हमेशा ये रात के समय अटैक करते हैं और दिखने में इसी रूप में रहते हैं? बाबा
तो मेरा माथा ठनका। मैंने देखा कि उसके पैर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि गांव का एक इंसान मेरे सामने आ रहा है। मतलब मैं उसे जानता था। वो हमारे गांव का चरवाहा था। वो मेरे सामने से आ रहा था। वो बीड़े पीते हुए आ रहा था। मुझे देख वो मेरे पास आ गया। वो जैसे ही मेरे पास आया, वो बच्चा तुरंत साइकिल से कूद कर लंबे पग भरते हुए भाग गया। तब मेरे दोस्त ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि ये छलिया था जो आग से डरता है, और उसके हाथ में बीड़ी देखकर वो भाग गया। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए। उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा गहरी सांस लेकर हमसे बोले, चलो अब बहुत रात हो गई है, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सूरज निकलते ही मुख्य रास्ते से मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे घर वालों की चिंता सता रही थी। उसने काका को बोला कि वो घर बोल कर आया था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मगर देर होने की वजह से सब चिंता कर रहे होंगे। बाबा उसकी मनस्थिति समझ गए और बोले कि तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी रात का अंधेरा है, हो सकता है वो चोट खाया हुआ छलिया तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, इसलिए यहाँ रुकना ठीक है। रमेश बाबा की बात समझ गया और भी बैठे बैठे तापते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगा। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी रमेश को ढूंढता हुआ गांव का एक व्यक्ति बगीचे के पास आकर खड़ा हो गया और रमेश को आवाज लगाते हुए बोला, छोटे बाबू, आप यहाँ बैठे हैं? घर पर सब परेशान हो रहे हैं, मेरे साथ चलिए, आपके पिताजी ने भेजा है मुझे। उसकी बात सुनकर बाबा और रमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबा ने उठते हुए रमेश से कहा, ये लेने आया है बेटा, चल। तभी दोनों ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से उस व्यक्ति के मुंह पर मारी। रमेश जोर से चिल्लाया, अबे मिमियाना बंद कर और भाग यहां से। लकड़ी पड़ते ही वो जोर से अजीब आवाज में चीखा और छलांग लगाता हुआ भाग गया। बाबा ठहाकर लगाकर हंसते हुए बोले, अब ये जीवन में छुपकर किसी की बात नहीं सुनेगा और ना ही यहां वापस आएगा। दोनों हंसते हुए हाथ तापते हुए बैठे लगे। रमेश सुबह होने का इंतजार करने लगा। शहर के शोर शराबे से दूर जंगल में उसने अपना फार्म हाउस बनाया था। जब भी उसका दिल करता, वो शहर की भागदौड़ से दूर अपने इस घर में आकर डेरा जमा लेता था। ये एरिया शहर से बाहर था। यहाँ से सड़क तो गुजरती थी, मगर ट्रैफिक नाम मात्र का था। दिन में कभी कभार कोई गाड़ी निकल जाए, मगर रात में एकदम सन्नाटा हो जाता। रात होते ही जंगल से जानवरों की आवाजें आना शुरू हो जाती। शहर से हाईवे पार करके लगभग 10 किलोमीटर दूर बना ये जंगल रात में और ज्यादा डरावना हो जाता था। जंगल में जानवर के नाम पर सियार, गीदड़, लोमड़ी, ऐसे ही कई जानवर जंगली थे जो दिन में तो छुपे रहते थे और अंधेरा होते ही चिल्ला चिल्ला कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेते थे। सूरज लगभग 40 साल का लेखक था, जिसे बचपन से ही लोकेशन पर घर बनाने का शौक था, जो उसने इस फार्म हाउस के रूप में पूरा कर लिया था। उसे अंधेरी रात के गहरे सन्नाटे में कहानियां लिखने में
उसकी एक खासियत थी, उसे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता था। वो इन सब बातों को लोगों के दिमाग की उपज मानता था। उसका मानना था कि ये कल्पनाएं, वास्तव में कोई भूत प्रेत नहीं होती। यहाँ डरावने माहौल और आने वाली आवाज़ों की उसको आदत सी हो गई थी। वैसे तो वो अक्सर दिन में फार्म हाउस पर जाता और रात होने से पहले घर वापस आ जाता था, मगर एक दिन रही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी थी। एक दिन ऐसा आया, उसको रात में भी फार्म हाउस पर रुकना पड़ा। इस बात से अनजान था वो